प्यारे साथियों को मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, आपका पेपर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश का, और आज फिर से एक नया जो है एक लखनऊ का एक समाचार पत्र है, अखबार है, और उसमें दिया गया है कि जो है जुलाई के पहले सप्ताह में घोषित हो सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है डेट। ठीक है, हर एग्जाम की डेट जारी हो सकती है। तो आप सभी लोगों तक शायद पहुंच गया होगा, और तो आपको पता होना चाहिए कि जुलाई का पहला सप्ताह तो लग चुका है। आज बुधवार है, इससे यानी शनिवार से पहले पहले इसकी डेट हो सकता है कि आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ये उस अखबार ने अपना अनुमान बताया है। तो इसी के क्रम में हम लोग उत्तर प्रदेश का सिलेबस पढ़ रहे थे, और उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ रहे थे जिला दर्शन। जिला दर्शन में हम लोगों ने प्रयागराज को पढ़ लिया था, वाराणसी को पढ़ लिया था, बाराबंकी को पढ़ लिया था, सहारनपुर को पढ़ लिया था, और उसी के आगे हम लोग जिला दर्शन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शामली को, शामली के साथ साथ बिजनौर, बिजनौर के बाद जो है मुरादाबाद। इन 3-4 जिलों को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। अगर समय बचेगा तो मुरादाबाद के बाद हम लोग लखनऊ को भी पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी ये 3 जिलों के भी समय आज पढ़ेंगे, शामली, बिजनौर और मुरादाबाद। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, शामली जिले से। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए सब लोग हमारे साथ पढ़िए। यहाँ पर दिया गया शामली जिला। सबसे पहले इसकी बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अभी आप सभी को हमने कल पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला के विषय में बताए थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो आपका शामली हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। फिर आगे याद रखेंगे, ये पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यानी कि जो शामली जिला है यह पहले किसका हिस्सा हुआ करता, आपसे पूछेगा एग्जामिनर घुमा के कि बताइए कि जो शामली जिला है यह पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, तो आपको याद होना चाहिए यह पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा हुआ करता था। अब जो है इसे एक अलग जिला बना दिया गया है शामली के नाम से। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ष 2011 में इसे अलग किया गया। ये भी याद रखेंगे कि मुजफ्फरनगर से शामली जिले को कब अलग किया गया, तो सन 2011 में किया गया था। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि वर्ष 2012 में इस जिले को प्रबुद्ध नगर के नाम से घोषित किया गया। ठीक है, 2012 में इसका नाम जो है प्रबुद्ध नगर रखा गया था। एक बार पूछा गया था कि बताइए कि किस जिले का प्राचीन नाम प्रबुद्ध नगर था, तो आपको पता होना चाहिए इस जो शामली है उसी शामली का जो है प्राचीन नाम प्रबुद्ध नगर हुआ करता था। ये 2012 में रखा गया था। बाद में इसका प्रबुद्ध नगर से नाम चेंज करके शामली रखा गया है। ठीक है, बाद में नाम परिवर्तित करके शामली किया गया। यहाँ पर ये दिया गया है, शामली कर दिया गया है बाद में। ठीक है, आगे याद रखेंगे यह क्षेत्र जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भी रहा है। यहाँ से जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उसके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो ये प्राचीन नगरों में भी इसकी गिनती हुआ करती थी, यानी प्राचीन साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। फिर आगे याद रखेंगे प्रबुद्ध नगर। ठीक है, ये प्रबुद्ध नगर नाम क्यों पड़ा था, तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, प्रबुद्ध नगर इसका नाम क्यों रखा गया था। एक व्यक्ति यहाँ पर हुआ करते थे मोहन सिंह। ठीक है, एक व्यक्ति हुआ करते थे मोहन सिंह, और एक व्यक्ति हुआ करते थे सैयद पठान। ठीक है, सैयद पठान। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने जो पठान थे, ठीक है, प्रबुद्ध नगर इन दोनों को नाम को मिला के रखा गया था। ये जो दोनों व्यक्ति थे बताया जाता है ये दोनों काफी मित्र भी थे, इन दोनों की बढ़िया बनती थी। ये दोनों जो है अंग्रेजों से मिलकर 1857 की क्रांति में लड़ाई भी लड़े हैं, यानी क्रांतिकारी भी थे ये दोनों। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है 1857 की क्रांति में इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था शामली से। ठीक है, और अंग्रेजी सत्ता हाँ ठीक है, अंग्रेजी इसे याद रखेंगे 1857 की जो क्रांति है इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और अंग्रेजी जो सत्ता थी, अंग्रेजी जो हुकूमत थी इसकी, इन्होंने यहाँ पर पसीने छुड़ा दिए थे। वो बात अलग है कि अंततः हार होती है, लेकिन काफी समय तक ये अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला करते रहे। बाद में अंग्रेजी सरकार ने पुनः शामली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, स्टार्टिंग के समय इन दोनों ने बढ़िया सा मुकाबला किया अंग्रेजों से मिलकर, और बढ़िया से एक लड़ाई लड़े, अपने जिले को, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखा। लेकिन अंत में अंग्रेजों का यहाँ पर कब्जा हो गया, और शामली ही क्या पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में लगभग अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा आधुनिक इतिहास में, नहीं पढ़ा तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ये चीजें याद रखेंगे। तो इनका नाम प्रबुद्ध नगर क्यों पड़ा था, तो याद रखेंगे दो महान जो है क्रांतिकारी थे, मोहन सिंह और सैयद पठान। इन दोनों के नाम की वजह से इन दोनों को नाम को मिलाकर इस नाम का रखा गया था प्रबुद्ध नगर, और बाद में यहाँ पर इसका नाम शामली कर दिया गया। ये तो बेसिक चीजें थी। अब हम लोग पढ़ेंगे बिजनौर के विषय में। ठीक है, बहुत जितना भी हम वही चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फर्जी चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आपका समय फर्जी नहीं वेस्ट करेंगे, उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा जितना कि आपके पेपर में पूछने की संभावना है। तो आप लोग याद रखेंगे बिजनौर के विषय में। एक जिला हमारा पड़ता है बिजनौर को, आप सभी लोग जानते हैं। यह एक जो है पौराणिक, एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, इसे ऐतिहासिक नगर भी कहते हैं बिजनौर को। और यहाँ पर जो है महाराजा दुष्यंत जी थे, आप सभी को पता है, महाराजा दुष्यंत, सम्राट भरत, ऋषि कर्ण जो करके एक ऋषि हुआ करते थे, और विदुर। ठीक है, विदुर के विषय में आप सभी को पता है। सबसे पहले तो महाराजा दुष्यंत को आप सभी को पता होना चाहिए, जिनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा।
ठीक है, तो उनका संबंध इसी एरिया से था। ये देखो यहाँ पर दिया गया है सम्राट भरत। ये भरत, आपको एक भरत और याद आ रहे होंगे, जो रामायण में, रामचरितमानस में जिनका उल्लेख मिलता है, जो राजा दशरथ के पुत्र या भगवान श्री राम के जो है छोटे भाई के रूप में जाने जाते हैं, वो भरत अलग थे। ठीक है, और ये भरत अलग हैं। ये महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत की बात की जा रही है, और इन्हीं के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ये उन भारत की जो है बात की जा रही है, भरत की। ठीक है, तो इनका भी संबंध बिजनौर जिले से है। और इसे एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं करोड़ों ऋषि, इनके विषय में बताएंगे कभी। फिलहाल अभी इतना ही जानिए कि करोड़ों ऋषि का भी संबंध यहाँ से है। और एक विदुर, विदुर को आपको पता होना चाहिए, विदुर। और विदुर को आपको पता होगा, विदुर एक महाभारत में विदुर हुआ करते थे, जो शायद दुर्योधन के ताऊ हुआ करते थे। ठीक है, दुर्योधन के जो पिताजी थे उनके छोटे भाई हुआ करते थे। और विदुर जो है बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। विदुर का अर्थ ही होता है ज्ञान, ज्ञान का भंडार। ठीक है, तो विदुर का भी संबंध यहीं से है। तो आज ये जितने भी व्यक्ति दिए गए हैं, चाहे राजा वो महाराजा दुष्यंत हो, चाहे जो हम सम्राट भरत हो, ऋषि कर्ण हो, विदुर हो, आदि का संबंध इसी जिले से है। ठीक है, इन सबका संबंध जो है बिजनौर जिले से। आइए आगे जानते हैं बिजनौर के विषय में। हाँ, इस जिले से गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे आप लोग स्टार बना लेना, डबल स्टार बना लेना। ठीक है, इसी जिले से आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो वो आपका बिजनौर जिला है, जहां पर गंगा नदी जो है प्रवेश करती है। ये कई पेपरों में पूछा गया है, इस पे आप स्टार बना लेंगे, याद रखेंगे गंगा नदी कहाँ से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो आपका बिजनौर जिला है। आगे याद रखेंगे, सीतामढ़ी बिहार मिथिला में माँ सीता का जन्म हुआ। अच्छा ठीक है, इनके विषय में दिया गया, पहले हम लोग इधर देख लेते हैं। एक मान्यता के अनुसार, ठीक है, एक मान्यता के अनुसार इसी जिले में एक स्थान पर भूमि के फटने से माँ सीता का जन्म हुआ। ठीक है, भूमि फटने से। ये वाला एरिया अभी आपको पता है ना कि माँ सीता का जन्म कैसे हुआ था, इसके विषय में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बताते हैं कि जो राक्षस हुआ करते थे उस समय, राक्षस या ऋषियों का रक्त लेते थे और रक्त लेकर जमीन में गाड़ देते थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऋषियों का बताते हैं रक्त जो है जमीन में गाड़ दिया गया था। उसके बाद एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम जनक हुआ करता था। जनक ही नाम था ना सीता जी के पिताजी का नाम, सभी लोग बताएंगे, जनक हुआ करते थे। और बताते हैं जनक एक बार जो है हल जोत रहे थे, और उस हल में एक मटका, मिट्टी का एक मटका आता है और उसमें अड़ता है, और उसी के साथ वो मटका निकलता है। उस मटके को जब फोड़ा गया, तो जब मटके को फोड़ा गया तो फिर जो है सीता जी का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यताएं मिलती हैं रामायण में या कुछ कहानियों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है। और यहाँ पे लोग जो है शादियों में एक गाने गाए जाते हैं, उसमें भी इसी को लेकर लोग अपना बना के रखे हैं, लेडीज लोग आती हैं। जैसे याद रखेंगे, एक मान्यता के अनुसार इसी जिले में एक स्थान पर भूमि के फटने से माँ सीता का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, सीतामढ़ी बिहार मिथिला में माँ सीता का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बताया जाता है जो सीतामढ़ी है बिहार में मिथिला के क्षेत्र में जो है सीता माता का जन्म हुआ था। और जो इसका प्रमाण नहीं, जनश्रुति, इसका कोई प्रमाण नहीं है, यानी कि जनश्रुति का मतलब समझ रहे हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कहानियों के अनुसार, जो लोगों की कहावतें हैं इनके अनुसार। हालांकि आज के डेट में हम लोग देखते हैं, अभी आपको पता है कि जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या जी में, ठीक है, तो यहाँ पर तो जनकपुरी यानी वो नेपाल से महिलाएं आई थी जो अपने आप को राम के ससुराल की बता रही थी। तो हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि भगवान राम की जो ससुराल थी वो जनकपुरी नेपाल में पड़ती थी। ठीक है, तो हो सकता है कि नेपाल में जहाँ पे राजा जनक रहते थे उनका क्षेत्र जो है यहाँ इस एरिया तक लगता हो, नेपाल से लेकर और बिहार के एरिया यानी सीतामढ़ी बिहार यहाँ तक इनका क्षेत्र रहा हो। तो हो सकता है कि इसी एरिया में अपना हल वल जोत रहे हो और यहीं पर माता सीता का उनको मिली थी एक मटके में। ठीक है, तो हो सकता है, लेकिन ये कहावत हमारे यहाँ काफी ज्यादा फेमस है कि माता सीता जी का जो जन्म है वो एक मटके से यानी जमीन से हुआ था। ये चीजें तो यहाँ पर फेमस है। तो हो सकता है कि जो राजा जनक थे उनका एरिया वहां से लेकर यहाँ तक बिहार तक लग रहा हो। तो ये बात आप याद रखना, इसका कोई जो है पुख्ता जो है प्रमाण नहीं मिलता है। या जनश्रुति यानी जनता के कहावतों के अनुसार जो लोगों ने अपनी कहावतें बना रखी हैं, जो पुरानी कथाएं हैं उनके अनुसार ये चीज यहाँ पर मिलती है। ये भी मैं आपको बता दूं। फिर आगे देखिए, अयोध्या से सीतामढ़ी के मध्य ट्रेन चलाई गई। ठीक है, इसे याद रखेंगे, अयोध्या से सीतामढ़ी के मध्य ट्रेन चलाई गई। ये अभी हाल ही की घटना है। क्यों? क्योंकि सीतामढ़ी से माता सीता का संबंध है और वहां से अयोध्या तक चलाई गई, यानी कि उनके ससुराल तक चलाई गई। तो वहां के लोग यहाँ पर आराम से आ सके, दर्शन कर सके माता सीता के, भगवान श्री राम के। तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेन चलाई गई, याद रखेंगे। फिर आगे देखेंगे, भारत के प्रथम राजा सुदास का जो संबंध है, ये भी बिजनौर से एक राजा सुदास में है। आपसे पूछा जाएगा कि राजा सुदास जी का संबंध किस जिले से है, तो वो बिजनौर जिले से है। इसे आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। आगे दिया गया, बिजनौर अपने गद्दे, ठीक है, बिजनौर अपने गद्दे कागज आदि उद्योग के लिए, यहाँ पर गद्दे का उद्योग किया जाता है। गद्दे आप सभी को पता ना, गद्दे का उद्योग किया जाता है और कागज का उद्योग भी यहाँ पर होता है। इसके लिए बिजनौर काफी ज्यादा फेमस है। इसका जो उल्लेख है कटहरा क्षेत्र के रूप में किया जाता है। ठीक है, कटहरा क्षेत्र, इसे याद रखेंगे। इसका जो पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र का उल्लेख जो है कटहरा क्षेत्र के रूप में किया जाता है, तो वो बिजनौर वाला जिला है। फिर आगे दिया गया है, तुर्क शासन के समय ये नाम दिया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो
बिजनौर है, इसे कटहरा क्षेत्र का जो नाम दिया गया था, ये किसने दिया था? तो ये तुर्क शासन, जब तुर्की लोग आए थे भारत में तब इसका नाम जो है कटहरा दिया था। ये तुर्की भाषा का शब्द है, इसे याद रखना। आगे दिया गया महाकवि कालिदास, ठीक है। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ अभियान शकुंतलम, आप सभी को पता है अभियान शकुंतलम किसका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो कालिदास जी का है। तो कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ अभियान शकुंतलम में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो आपका बिजनौर क्षेत्र है, बिजनौर क्षेत्र का जो उल्लेख है ये कालिदास की अभियान शकुंतलम पुस्तक में मिलता है। तो आप इससे एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि बिजनौर आज ही नहीं पहले से ही काफी चर्चा का जो विषय रहा है ना। ये बात तो यहाँ से क्लियर होती है। आगे दिया गया है भारत के पुत्र, ठीक है, भारत के पुत्र चंद्रकेतु के समय इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। आप सभी को पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की किया है कि जो राजा दुष्यंत जी थे उनके पुत्र का नाम भारत हुआ करता था, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और इनकी भी कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। बताते हैं कि बचपन में एक शेर के बच्चे के दांत गिन रहे थे, वो फोटो भी आप लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, ये छोटे क्लासों में एक पाठ भी है, ठीक है। तो जो भारत के पुत्र थे उनका सबसे पहले आप नाम याद रखेंगे, चंद्रकेतु के नाम से उनका नाम पूछा जाएगा कि राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था? भारत। भारत के पुत्र का नाम क्या मिलता है? तो चंद्रकेतु मिलता है, याद रखेंगे। तो चंद्रकेतु के समय भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और प्रसिद्ध शायर, इसमें तो जरूर आप स्टार लगा लेंगे, प्रसिद्ध शायर नूर बिजनौरी, ठीक है, नूर बिजनौरी। अभी आपको पहले इनके विषय में देख लेते हैं। जो नूर बिजनौरी थे इनका भी संबंध यहीं से है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नूर बिजनौरी क्या थे? लेखक थे, कवि थे, क्या थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे नूर बिजनौरी जो थे एक शायर थे और इनका जो संबंध है ये बिजनौर क्षेत्र से, इसके पीछे बिजनौरी लगा ही है, तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये बिजनौरी लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि इनका संबंध कहाँ से? बिजनौर से। और अभी एक और शायर थे, अभी वो एक्सपायर हो चुके हैं और उनका नाम हुआ करता था राहत इंदौरी, ठीक है। राहत इंदौरी साहब को आप सभी लोग पता है। अब उनके पीछे इंदौरी लगा है तो उनको भी याद रखेंगे, वो भी एक शायर थे और उनकी बहुत सारी जो है शायरी जो है फेमस है। कौन सी है? राह में खतरे हैं, डरता कौन है। उनकी बहुत फेमस लाइन है, सुनिएगा। उन्होंने कहा था राह में खतरे हैं, डरता कौन है, मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। ये उनकी बहुत फेमस लाइन है, पूरी मुझे याद नहीं है। तो राहत इंदौरी जी हैं और इनका नाम जो है नूर बिजनौरी है, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे जो है नवाब शाहमत, ठीक है, एक नवाब शाहमत अली जो थे। नवाब शाहमत अली ने महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को फारसी पढ़ाया, बिजनौर जिले के थे, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि जो महारानी विक्टोरिया जी थी इनको फारसी किसने पढ़ाया? तो इनका नाम याद रखेंगे, नवाब शाहमत अली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नवाब शाहमत अली जी ने महारानी विक्टोरिया को जो है फारसी पढ़ाया है। और अगर फिर पूछा जाए कि जो नवाब शाहमत अली जी थे ये किस जिले के संबंधित थे? तो ये बिजनौर जिले से संबंधित थे। ये बहुत बड़ी बात है कि बिजनौर जिले का एक व्यक्ति और विक्टोरिया, ठीक है, बिजनौर जिले का एक व्यक्ति और महारानी विक्टोरिया को फारसी पढ़ा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि इंग्लैंड में जाकर वहां पे इनको फारसी पढ़ाने का काम करता है। यह बहुत बड़ी बात है हम यूपी वालों के लिए, तो इन्हें जरूर याद रखेंगे। ऐसे भी आपसे बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं, आपको फंसाने के लिए आपकी क्या तैयारी है? तो आप पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शख्स था जिसने जो है महारानी विक्टोरिया को फारसी इंग्लैंड में जाकर पढ़ाया था? तो इसका नाम जरूर याद रखेंगे, बहुत अच्छे से इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बिजनौर ऐसे ही नहीं, बिजनौर जो है वीरों की भूमि भी थी। बिजनौर जो है क्रांतिकारियों की भी भूमि थी। ये वो भूमि है जो क्रांतिकारियों को शरण देने का काम करती थी। तो आइए जानते हैं उसके विषय में, ठीक है। बिजनौर का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम होता है पैजनिया, ठीक है। इसका एक स्थान पड़ता है जिसका नाम होता है पैजनिया। यह एक स्थान जहां काकोरी ट्रेन एक्शन के मुख्य अभियुक्त, ठीक है, जो काकोरी एक कांड हुआ था, ट्रेन काकोरी जो लखनऊ से सहारनपुर के एरिया में गाड़ी आ रही है, लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे ये कांड हुआ था। तो उसके जो काकोरी कांड मुख्य एक्शन यहाँ पर दिया गया, एक्शन के मुख्य अभियुक्त यानी कि जो मुख्य लोग उसमें शामिल थे इस हादसे को, इस ट्रेन मामले में, जैसे कि सबसे पहला चेहरा मिलता है चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है। ये सारे लोग यहीं पर छुपे थे। आपसे पूछा जाएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के बाद अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जी कहां पर छुपे हुए थे? तो याद रखेंगे बिजनौर जिले का एक स्थान पड़ता है पैजनिया जिला, यहीं पर छुपे हुए थे। इसके विषय में सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये इनका जो छुपे थे वो स्थान कौन सा था? पैजनिया स्थान था, स्थान का नाम था। और किस जिले में पड़ता है? तो बिजनौर जिले में पड़ता है। और बाकी आप सभी को हमने राम प्रसाद बिस्मिल जी के विषय में एक दिन हमने पढ़ा भी रखा है, तो आप लोग जाके यहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, इस काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो घटना हुई थी इसे जो है काकोरी ट्रेन एक्शन भी कहते हैं। आगे देखिए, 9 अप्रैल 1925, 9 अगस्त है, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान रेलवे विभाग का जो खजाना था इसे HRA के सदस्यों ने लूटा।
ठीक है, रेलवे विभाग का। ठीक है, यहाँ से हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि एक संगठन बना था जो 1924 में बना था, लखनऊ कानपुर में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी के सदस्य बने थे रामप्रसाद बिस्मिल जी। पहले तो ये कांग्रेस में थे, लेकिन ये जो एक घटना हुई थी गोरखपुर में, कौन सी, सभी लोग बताएंगे कौन सी घटना हुई थी गोरखपुर में, जो एक चौकी फूंक दी गई थी, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौकी फूंक दी गई थी, चौरी चौरा कांड। इसके बाद जब गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो इससे रामप्रसाद बिस्मिल और इनके साथी नाराज हो गए, और जैसे नाराज होते हैं ये लोग इस पार्टी को छोड़ देते हैं, इस पार्टी की सदस्यता खत्म कर देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। और उसी समय एक नया जो है 1924 में संगठन बना जिसका नाम रखा गया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसकी सदस्यता लेते हैं। 1924 में इसकी सदस्यता लेते हैं और 1925 9 अगस्त 1925 में घटना होती है काकोरी कांड। ठीक है, इसको लूटने में ये सारे लोग शामिल थे, लगभग इसमें 10 लोग पकड़े गए थे। ठीक है, 10-12 लोग इसमें शामिल थे, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, और इसमें भगत सिंह का भी नाम मिलता है, और अशफाक उल्लाह खां भी थे, और भी कई नेता थे, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो इसको भी याद रखेंगे कि काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसमें जो लोग जिसमें लूटे थे, और इसमें 4600 रुपए का एक टेजरी बैग भी लूटा था, उसे भी याद रखेंगे। रेलवे विभाग का खजाना लूटा, और ठीक है, और इसमें पूछा जाएगा कि उस टेजरी बैग को जो इन लोगों ने लूटा था उसमें कितने रुपए थे, तो 4600 रुपए थे, उसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। आगे दिया गया है मुरादाबाद। ठीक है, एक जिला है आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुरादाबाद के आप लोग उपनाम याद रखेंगे, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बताइए पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुरादाबाद को जाना जाता है। फिर आगे याद रखेंगे पीतल के बर्तन। ठीक है, पीतल के बर्तन एवं ट्रॉफियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ट्रॉफी आपको पता होगा ना, पीतल के बर्तन भी बनते हैं, हम सबके घरों में होते हैं पीतल के बर्तन, और जो ट्रॉफियां, जो खेल वेल की ट्रॉफी वगैरह दी जाती है तो इसी पीतल की बनाई जाती है, इसे भी सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, पीतल के बर्तन और ट्रॉफियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पीतल धातु का विभिन्न प्रकार की कलाकारी की जाती है। ठीक है, पीतल धातु जो होती है इससे जितने भी प्रकार की कलाकारी, खेलने का सामान हो, बर्तन हो, ट्रॉफी हो, या अन्य जितनी भी सामानें बनाई जाती है वो सारी यहाँ पर की जाती है। नक्काशी जितना भी डिजाइनिंग की जाती है सब यहाँ पर की जाती है मुरादाबाद में। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसका नाम शाहजहां के बेटे, हाँ सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, इसका सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बहुत बार पूछा गया है कि मुरादाबाद का जो नाम है ये किसके नाम पर रखा गया, तो इसे जरूर याद रखेंगे। मुरादाबाद का जो नाम है, इसका नाम जो शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर रखा गया। ठीक है, इसे याद रखा। मुरादाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो मुराद बख्श के नाम से रखा गया था। मुराद बख्श किसका लड़का था, तो याद रखेंगे शाहजहां के बेटे का नाम मुराद बख्श हुआ करता था। इन्हीं के नाम पर जो है मुराद बख्श के नाम पर मुरादाबाद शहर की स्थापना की गई थी, नाम रखा गया था। प्राचीन काल में से ही यह क्षेत्र हस्त निर्मित उत्पादों के लिए, ठीक है, हस्त निर्मित जो हाथ से बनती थी पीतल की सामग्री एवं धातु कला के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये प्राचीन काल से ही चर्चा का विषय रहा करता था मुजफ्फरनगर, इसे याद रखना। आगे देखिए, यहाँ से रामगंगा की सहायक नदी निकलती, यहाँ से रामगंगा गंगा की सहायक नदी निकलती है। आप सभी लोग पहले बताएंगे। ठीक है, इसे सबसे पहले आप लोग देख लेंगे कि रामगंगा नदी जो है यह कहाँ से निकलती है, तो रामगंगा जो है यहीं से निकलती है। ठीक है, और आप लोग अगला क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे कि रामगंगा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है। इसका आंसर सभी लोग जरूर बताएंगे। जो रामगंगा नदी है जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है, ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है, तो ये कहां पर गंगा नदी से मिलती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे है रुस्तम खान। ठीक है, रुस्तम खान 1624 ईस्वी में यहाँ का गवर्नर बना। ठीक है, ये सब अब 1624 की बात की जा रही है, तो आप लोगों को पता है कि 1624 के आसपास यहाँ पर मुगलों का शासन हुआ करता था, भारत में मुगलों का शासन चल रहा था, उस समय की बात है। तो पूछा जाएगा कि रुस्तम खान जो है यहाँ का गवर्नर कब बना था, तो 1624 ईस्वी में बना था। इसी के द्वारा मुरादाबाद के किले का निर्माण कराया गया। ठीक है ना, तो आप ये भी याद रखेंगे कि मुरादाबाद का जो किला है, इस किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे जो रुस्तम खान था इसके द्वारा मुरादाबाद के किले का निर्माण कराया गया था। ये सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे और अच्छे से लिखेंगे, इनको नोट करके रखेंगे, शायद दोबारा पढ़ाने का मौका न मिले इतना जल्दी, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और आपका ये पुलिस में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में आपको काम करेगा। कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके सारे फंसेंगे। इसी के द्वारा यहाँ पर जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया। ठीक है, इसे याद रखें, जो मुराद बख्श था और रुस्तम, ठीक है, इसका जो नाम हुआ करता था रुस्तम खान, और रुस्तम खान के ही द्वारा यहाँ पर जो है जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया है मुरादाबाद में, इसे याद रखें। और मुरादाबाद से पहले इस शहर का नाम रुस्तम नगर हुआ करता था। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। आपसे मान लो कि पूछ लिया जाए कि मुरादाबाद का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, तो जो मुरादाबाद का प्राचीन नाम था वो रुस्तम नगर भी रखा जाता था, इसी रुस्तम खान के नाम पर रखा गया था। बाद में इसका नाम जो है मुरादाबाद कर दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इन्हें आप लोग जरूर नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और मुरादाबाद पीतल नगरी के साथ साथ कांच के उत्पादन के लिए भी फेमस है। ठीक है, यहाँ पर जो कांच का उत्पादन भी किया जाता है। और याद रखेंगे मुरादाबाद जो है मध्यकाल के दौरान संघर्ष का भी क्षेत्र रहा, काफी संघर्ष का क्षेत्र है। यहाँ पर सल्तनत काल को ले लिया जाए,
ठीक है। सल्तनत काल में भी यहाँ पर घमासान हुए हैं, बहुत सारे इस क्षेत्र में युद्ध हुए, इस क्षेत्र को लेकर युद्ध हुए हैं सल्तनत काल में भी। और मुगल काल में भी यहाँ पर काफी जो है लड़ाइयाँ वगैरह देखने को मिली है, कई राजाओं का हस्तक्षेप देखने को मिला है, तो इसे याद रखेंगे। ये जो है मध्यकाल में काफी संघर्ष का क्षेत्र रहा है मुरादाबाद। आगे आपका आ जाता है लखनऊ, ठीक है। लखनऊ आपका आ जाता है, तो लखनऊ के विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। लखनऊ के विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे, कुछ चीजें अब आ गई हैं तो इनको जान लीजिए। सबसे पहले लखनऊ जो है आपसे पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और फिर पूछा जाएगा आपसे कि लखनऊ के जो है पुराने नाम कौन से हैं, तो लखनऊ का पुराना नाम एक लखनपुरी मिलता है, या फिर इसे लक्ष्मणपुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके जो उपनाम है, इसको एक बोलते हैं गोल्डन सिटी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना है, लखनऊ। और इसे बागों का शहर कहा जाता है, ठीक है, नवाबों का शहर कहा जाता है, और राजधानी भी नगर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर आप सभी को पता होगा, नवाबों की कहानी बताते हैं कि एक बार यहाँ के नवाब हुआ करते थे, एक यहाँ के नवाब हुआ करते थे। उस समय अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, लखनऊ पे। और यहाँ के जो नवाब जब यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ की जो सेना थी वो मारी जा चुकी थी, ज्यादा से ज्यादा सेना भाग चुकी थी। जो यहाँ पे पहरेदार थे, सेनापति थे, सारे लोग जो है लखनऊ को छोड़कर भागने लगे। लेकिन जो यहाँ के नवाब थे वो अपना बढ़िया सा बैठे हुए थे। जब अंग्रेज आते हैं और इनको जब पकड़ते हैं, बंदी बनाते हैं, तो इनसे पूछा कि नवाब आप ये बताइए, जब सारा पूरा जो आपका राजमहल है खाली हो गया, नौकर सारे भग गए, दासियां सारी भग गई, सेनापति आपके सारे चले गए, जितने पहरेदार दरबारी हैं सारे लोग निकल गए, आप क्यों नहीं भगे? चाहते तो आपके पास मौका था, आप निकल सकते थे। तो नवाब ने कहा हमें कोई जो है जूते पहनाने वाला नहीं था, यानी कि हमें कोई शूज पहनाने वाला नहीं था, तो हम कैसे भगते। ये थे लखनऊ के नवाब। ऐसा नहीं, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है, या नवाबों की नवाबी के लिए फेमस है। यानी कि ये जान दे सकते थे लेकिन खुद के हाथ से जूता नहीं पहन सकते थे, ये हमारे लखनऊ के नवाब थे। ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश को जो है लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। तो आप भी बहुत सारे नवाब हैं, तो आप ऐसे नवाब मत बनिए कि आपकी जान चली जाए लेकिन आप अपना जो है काम न कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग लखनऊ के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके आगे बाकी जिलों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।